तो आज की वीडियो होने जा रही केजरीवाल पे। जिस इंसान को हम आम आदमी समझते हैं, क्या वो सही में एक आम आदमी है या है कौन, क्या चीज़ है? गिरगिट है या फिर रंग बदलू है या टोपी बाज है, लोगों को टोपी पहनाता है, ईमानदार है? हमें समझना पड़ेगा ये क्या चीज़ है क्या चीज़ ये। सो पहले तो हम थोड़ा विकिपीडिया पे इस पे थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल या IIT खड़गपुर बीटेक एंड एज वी नो ब्यूरोक्रेट रह चुका है एंड ही रिजाइंड फ्रॉम हिज IRS इन 2006। एंटी करप्शन एक्टिविज्म कब से स्टार्ट है इसका? दैट वी विल पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, मतलब 2006 में तो ये फुल फ्लेज पब्लिक कॉजेज से जुड़ गया था टुगेदर विद मनीष सिसोदिया एंड अभिनंदन सेखरी। He donated his Ramon Magsaysay award prize money as a seed fund. ओके, सो अब हमें फाइंड आउट करना है ये मैग्सेसे अवार्ड केजरीवाल को मिला कब। मैग्सेसे अवार्ड व्हेन केजरीवाल गॉट, व्हेन लिख देते हैं थोड़ी सी, अब पूरा एडिट कौन करे यार। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, यही सब लोगों को समझने में काम आते हैं कि मैग्सेसे कब मिला। क्या हो गया घर पे इंटरनेट को? टक गया, अरे बाबा अब चलेगा देखना। हाँ देखो, 2006 में इसने जॉब छोड़ी, 2006 में इसे रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिल गया। सो हियर कम्स द पॉइंट कि ये बंदा आखिर है कौन? क्या ये किसी का एजेंट है या ये सच में एक ऑनेस्ट इंसान है? फर्स्ट ऑफ ऑल यार थोड़ा सा ये समझते हैं कि इसने IIT क्लियर कैसे की। IIT इसने क्लियर कैसे कर पाया ये? His father was an electrical engineer who graduated from the BITS मिश्रा। अब सोचो कि जिसके बाप ने 1960 के दशक में, 55 या 60 के बीच में, बिड़ला BIT मिश्रा, जो कि उस वक्त IIT से भी पहले अगर कोई बढ़िया कॉलेज होता था, अगर वो इंसान, मिश्रा कहाँ पे है? ये झारखंड में, वेरी गुड। तो अगर वो इंसान क्या कहते हैं BIT से पढ़ाई करता है, तो वो एक्सपेक्टेशन तो यार वो अपने मतलब बच्चे को IIT करवाने वाले वन ऑफ द, हाँ, वो अपने बच्चे को IIT करवाने वाले वन ऑफ द फर्स्ट पीपल में रहेगा। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसने IIT क्रैक कर लिया, बिकॉज ये जो ऑलरेडी एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उनका तो, जैसे जो बड़े लॉयर होते हैं या बड़े जजेस होते हैं, वो अपने बच्चे को उसी लेवल तक पहुंचाने के लिए हुक और क्रुक कोई भी कैसे भी कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट IIT क्लियर करना वॉज बाय डिफ़ॉल्ट थिंग। आफ्टर दैट ही बिके, मतलब सिविल सर्विसेज में भी मतलब गुड एप्टीट्यूड की वजह से सिविल सर्विस भी क्रैक कर लिया। पर बात यह है कि सिविल सर्विस पे बनने के बाद 10-12 साल से ज़्यादा ये जॉब रिटेन नहीं कर पाया। मन ही नहीं करता होगा यार, तुम्हारा भी नहीं मन करता, किसी का नहीं करता जॉब्स करने का। 14 साल होने के बाद 2006 में जब इसने रिज़ाइन किया, 2006 में रैम्स ये मैग्सेसे अवार्ड मिल गया इसको। अब यार यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि यही ये मैग्सेसे अवार्ड जो है, ये आपके एक और ठग बंदा है ना, क्या नाम है, रवीश कुमार, उसको भी मिला हुआ है। सो इन लोगों को ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिलता कैसे? मतलब जस्ट बिकॉज ही जॉइंड एन NGO एंड ही गॉट इट। और आप नाम देखो कि ये NGOs किस किस तरह के NGOs के साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशली पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन होती है, कहते हैं एक, हाँ, सोरोस नाम का आपने नाम सुना है? हाँ, एक जॉर्ज सोरोस करके है,
भाई वो तो इतना हरामी आदमी है, इसके बारे में तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये बिजनेसमैन अपने लाइफ का 60-80% एनजीओज को दान करता है। वो जनरस नहीं है, और ये सारा का सारा पैसा मैनिपुलेशन में यूज़ होता है। अब ये कंट्रोवर्सी का कोई कॉलम होगा तो मैं बताता हूँ यहाँ पे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक व्यूज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड थ्रेट्स, जॉर्ज सॉरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। मतलब कहते हैं कि ये किसी देशों को पलटने में मतलब पैसा लगाता है, सत्ता पलटने में एंड ऑल दैट। एंड इसी तरह रोथशाइल्ड नहीं, इस सब पे हमें फोकस नहीं करना, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि इसकी बिलियन बिलियन ऑफ डॉलर्स की वेल्थ जो है वो आफ्टर ऑल जाती कहाँ पे है। ये पूरी की पूरी जाती है मैनिपुलेटिव वर्क काम करने में। और 32 बिलियन डॉलर्स तक ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहाँ पे भी फाउंडेशन नाम आ गया, मतलब एक तरह से एनजीओज को देता रहता है। एंड वो एनजीओज पॉलिटिकल टर्मोइल करते हैं किसी कंट्री में, बट पॉलिटिकल अपहीवल करते हैं। अब बात यह है कि मैंने जॉर्ज सोरोस और केजरीवाल का कोरिलेशन क्यों जोड़ा, मैं समझाता हूँ अब आपको। 2006 में इसने छोड़ दिया, उसको एक्सेस अवार्ड मिल गया, जो भी है। 2-3 साल की इन्होंने प्लानिंग की होगी कि इंडिया में कोई एंटी करप्शन मूवमेंट चलाते हैं जिससे हमें लाइमलाइट मिले। 2011 में देखो जिस तरह का मूवमेंट था ना, आपको पता है अगर मैं भी आज भूख हड़ताल कर लूँ, ये 100,000 लोग भी कर लेना, तो दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी मीडिया हमें कवरेज नहीं देगी। नेशनल मीडिया में जो मुख्य चैनल होते हैं एनडीटीवी और एबीपी एंड आज तक, अब तो हर कोई मुख्य है। इंडिया टीवी में मुख्य है, न्यूज़ 18 भी मुख्य है, भारत टीवी 9 भारतवर्ष भी है, रिपब्लिक भारत भी है। बट पहले ना 2-3-4 ही मुख्य होते थे, और मुख्य चैनल यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो किसी को भी कभी कवरेज नहीं देगा। बात ये है कि 50-100 या जितने भी इन लोगों ने शुरू किया मूवमेंट, उसमें हज़ारों हज़ार लोगों को एसएमएस एंड सोशल मीडिया के थ्रू या होता है ना एनजीओज़ के थ्रू जोड़ के कौन लेकर आया। अब ये एनजीओज़ कभी भी ना फ्री फोकट में नहीं चलते, इनके पीछे फंडिंग होती है, और ये लोकल फंडिंग होती नहीं है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे एक फॉरेन फंडिंग का काम है, एंड वाई आई एम वेरी मच श्योर कि ये फॉरेन फंडिंग का ही काम है। पहली बात तो मीडिया अटेंशन मिली। भाई एक औरत है, पता नहीं असम साइड पे 21 साल से वो भूख हड़ताल कर रही है, उसको तो कभी कभी साल में एक बार उसके बारे में दिखाया जाता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं भूख हड़ताल करते हैं, बट उनको कभी भी उतना मतलब पब्लिक सपोर्ट करने नहीं आती। अब देखो ये पब्लिक एक होता है कि कभी भी एक मूवमेंट के तौर पे नहीं आएगी, मूवमेंट के तौर पे हज़ारों लोग कभी भी समर्थन में नहीं आते सोशल मीडिया चारों तरफ से। ये प्रोपागेंडा का पार्ट होता है, जैसे एक मूवी प्रमोशन एक प्रोपागेंडा होती है, या फिर एक माहौल बनाया जाता है उस चीज़ के प्रति। तो ये सारी चीज़ें जो अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ट्रेंड स्टार्ट किए जाते हैं, जो लोग उस वक्त उस चीज़ में मास्टर होंगे उन्होंने वो मूवमेंट स्टार्ट किया। आफ्टर दैट मूवमेंट सरकार के प्रेशर में बंद हुआ। बट केजरीवाल ने जो कहा कि अब हमें ये इन्होंने चुनौती दी है पॉलिटिक्स में आने की, तो अब हम ये आंदोलन छोड़ रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। वैसे अरविंद उसके बारे में तो, अन्ना हज़ारे के बारे में तो जानता हूँ ना, वीआईपी वो प्रोटेस्टर है, मतलब वो ऐसी भूख हड़ताल करता है, मतलब वीआईपी लेवल की करता है, हल्के फुल्के नहीं करता। वो बसेस, स्पेशल बसेस में घूमता है, एंड उसका मतलब उसकी शोबाजी ज़्यादा है अन्ना हज़ारे की, और उसका ग्राउंड पे वर्क कम है। ऐसा तो आप लोगों को फील हो ही गया होगा, आप लोगों ने कुछ बस वीडियोज़ एंड उसकी क्लिप्स देखी होंगी कि वो थोड़ा वीआईपी लेवल का मतलब प्रोटेस्टर है। चलो जो भी है। तो उसके बाद जब उसने ये कहा, तो उसके बाद भी मीडिया टेंशन दे रही है एनडीटीवी स्पेसिफिकली, कुछ ज़्यादा ही दे रही है। अब पता है क्या, एनडीटीवी जिस जब देती है, या फिर एनडीटीवी पायनियर है मीडिया का इंडिया में, तो ये आज तक वगैरह ये लोग पीछे दौड़ते ही दौड़ते हैं। मतलब 12 साल पहले तो सही में वो पायनियर था, एंड अब तो ये है कि हर चैनल अपना कुछ भी एजेंडा चला सकता है, मतलब अब कोई सेंट्रल एजेंडा नहीं है। बट उस वक्त एनडीटीवी वॉज एट द सेंटर। तो अगर वो किसी लीडर के पीछे पड़ा रहेगा तो बाकी चैनल्स पे टीआरपी के लिए, क्योंकि यार देखो उनको चाहिए टीआरपी, जनता क्या चीज़ देख रही है, क्या सर्च कर रही है,
उनके एनालिटिक्स यही चीज़ें सर्च करते हैं। तो उन्होंने भी केजरी को दिखाना शुरू कर दिया बात। और मैंने जहाँ तक मैंने फील किया कि मैं कहीं भी जाऊँ, गुड़गांव जाता था, नोएडा जाता था 2014-15 के टाइम में, 14, हाँ 14, जब उसके सेंटर के चुनाव होने वाले थे, या फिर मैं चंडीगढ़ जाता था, कहीं भी, तो जितने भी सिटीज़ होते हैं ना, उनमें कुछ टोपी वाले होते थे जो सड़कों पे मिल जाते थे। यार 1 साल में तुमने पार्टी बना ली, इलेक्शन भी लड़ लिया, फिर सेंटर का चुनाव लड़ने के लिए इवन चंडीगढ़ वगैरह तक, बेंगलोर वगैरह तक, मतलब कहते थे ना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने अपनी जॉब छोड़ी। भाई जॉब किसी को मोटिवेट करके छुड़वाना ये एनजीओज का काम होता है। जैसे इस्कॉन वाले नहीं करते, लोगों को इन्फ्लुएंस करते, वो तो चलो गुड कॉज के लिए करते, मतलब उनका कुछ मटेरियलिस्टिक एम नहीं होता, बट अच्छे कॉज के लिए करते। बट जैसे कुछ ये इस तरह के एनजीओज जो इस लेवल तक लोगों की ऑनेस्टी के साथ एक्सप्लॉइट करके उनसे जॉब छुड़वा दें, तो एक तो पहली बात है कि जो कोर मेंबर्स होते हैं उनकी अच्छी खासी सैलरी भी होगी इस तरह के, मतलब। तो मेरे को ना बहुत सारे टोपी वाले दिख जाते थे लोगों से बात करते हुए। तो ये देखो, कोई भी ना, किसी को भी तुम कहोगे ना 5-10 मिनट या 5 दिन मेरे साथ खड़ा रहे, कोई भी आपको अपने 5 दिन नहीं देने वाला है। अगर कोई दे रहा है ना एज अ कॉज, एज चैप्टर वाइज, मतलब वो जैसे चैप्टर्स में लाइनें नहीं लिखी होती, रटा रटायर लाइनें बोल रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है, तो वो स्क्रिप्ट के बेस पे अगर कोई काम करे, बात करे, तो समझ लो वो पेड है। तो जैसे पहले तो उस वक्त 2014 में मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, बाद में जब मैं एनालाइज करता हूँ चीज़ों को तो मेरे को लगता है नहीं यार, ये एक नेचुरल मूवमेंट नहीं था, एक बहुत ही अच्छा ऑर्केस्ट्रेड मूवमेंट था। जैसे ब्रिटिश एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका सुना होगा, कि लोगों के बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग वो मोल्ड करते हैं लोगों के बिहेवियर्स को, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज चलाते हैं। तो वो बिल्कुल उसी लेवल की चीज़ थी, मतलब ऑलमोस्ट लगते इम्पॉसिबल है, बट वेल, मतलब कि कैसे हो सकता है कि यार एक आम आदमी को, जस्ट अ कॉमन मैन को पॉलिटिकल अपहीवल मिल जाए, इतना बड़ा शिफ्ट मिल जाए। बाद में आता है कि एट द एंड उस पॉपुलैरिटी को आप वोट्स में कन्वर्ट करो, विच इज़ द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप जनता के बीच में पॉपुलर हो सकते हो, शाहरुख खान बन सकते हो, बट आप उसको वोट्स में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। केजू ने ये भी करके दिखाया। बट अब हमें समझना पड़ेगा कि केजू क्या, वो जो सपोर्ट बेस है वो खड़ा कैसे हुआ, कहाँ से खड़ा हुआ, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट। अब इतना तो तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग गवार नहीं हो, दिल्ली का वो कांग्रेस से को गायब करके, ज़ीरो करके वहाँ तक, मतलब अब कांग्रेस का डबल डिजिट्स में भी ग्रोथ, मतलब मुस्लिम वोट नहीं है या फिर ओवरऑल वोट नहीं है, और वो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। मतलब आप देखो कि द होल मुस्लिम वोट गॉट शिफ्टेड। पंजाब का तो आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी स्टीरियोटिपिकल सोच है, मैं स्टेट्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ, मतलब इतना तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं उससे ज़्यादा लोगों की नसों को जानता हूँ कि लोग क्या फील करते हैं। तो पंजाब में भी एक भावना थी, तो 2013-14 से ही, कि जितने सिक्स थे या फिर नॉन सिक्स भी थे, कि केजरीवाल को ही जिताना है। अब यार ये वाली चीज़ें, तो एक तो मुस्लिम थम्स अप, दिल्ली वोट्स, कहीं ना कहीं सिखों का भी वोट, यानी जितनी भी पंजाबी पॉपुलेशन है, मैं पंजाबी नहीं कह रहा, पंजाबी पॉपुलेशन कह रहा हूँ, मतलब सिख प्लस दोस्त हु कंसिडर देमसेल्व्स पंजाबीज फ्रॉम पाकिस्तान, पंजाब और पंजाब, हिंदू पंजाबी जो भी है वॉट एवर, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के वोट किया। बाद में जो एक मुफ्त खोर होते हैं जिनके कान में पहचाना होता है, भाई आपको मिलेगी मुफ्त चीज़, आपको करना वोट, जो होता है नहीं, जो 10-20% इस तरफ चला जाए तो वो पार्टी जीत जाती है, इस तरफ चला जाए तो वो पार्टी जीत जाती है। तो आप ये देखो कि मेजरली मुस्लिम जो है 18-20-22% दिल्ली का, एंड जो पंजाबी कम्युनिटी है उसका वोट काफ़ी हद तक शिफ्ट हुआ। मतलब कांग्रेस तो देखो, दो जो पार्टी 30-40-45% से डबल डिजिट के भी नीचे आ जाए, 8-9-4% पे आ जाए एक स्टेट में, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अभी हम लोग स्टेट इलेक्शंस पे ही बात कर रहे हो, वैसे सेंटर भी की अगर चुनाव देखो तो वही होता है।
तो एक देखना कि बीजेपी का वोट 35 से 45% हमेशा इंटैक्ट रहेगा। अब जैसे सेंटर चुनाव होता है तो राष्ट्रवादी लोग होते हैं जिन्हें देश की थोड़ी ज़्यादा फिक्र होती है, वो बढ़ चढ़ के वोट करते हैं, तो इस वजह से सातों सीट्स बीजेपी जीत जाती है। बट वही जब स्टेट के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुफ्तखोर और मुस्लिम्स का तो देखो उनका तो 100% वोट होता है। तो वो वाली जो कम्युनिटी है जो पूरे कांग्रेस को स्लिड करके उस तरफ चलेगी। यार इतना इजी नहीं है किसी पार्टी के पूरे वोट बेस को गायब करना। अब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि जिन लोगों से मैं मिला, प्रोपेगेंडा करने वालों से, या फिर जो सड़कों पे ऐसा मूवमेंट चला रहे थे 2014 के चुनाव में, इलेक्शन, वो सेंट्रल इलेक्शन में, वो हो सकता है कि हाँ भाई वो मतलब जॉर्ज सोरोस या किसी फाउंडेशन के पेड हो। बट तो मतलब जो स्टेट इलेक्शन जिन्होंने जितवाया वो कौन थे, आई कैन नॉट टेल यू, मतलब मुझे खुद नहीं पता। बट हाँ, अगर कोई पूरी की पूरी मुस्लिम और पंजाबी पॉपुलेशन वोट, यानी जिस वोट को हम कहते हैं एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी। अब यार देखो, मैंने पंजाबी कम्युनिटी को भी जोड़ दिया है एंटी इंडिया में, बट उसको मैं डिफाइन लेटर ऑन वीडियोस में करूँगा कि ऐसा क्यों, थोड़ा वो मतलब ऐसा क्यों समझा जाता है या ऐसा क्यों माना जाता है। बाकी पंजाबी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है, लोग एंटी इंडिया तो नहीं होते, बट क्यों वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा वक्रे होते हैं, अलग होते हैं, उसको मैं धीरे धीरे लेटर वीडियोस में समझाऊंगा कि एक ही वीडियो में हर बात बताना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, एंड देन वी विल सी कि ये जो मेजर वोट बेस था कांग्रेस का वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से केजू वहाँ जीत गया, दिल्ली में जीत गया। बट सेंटर में जहाँ पे एबीपी एंड मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स ने ये कहा, तीसरा धड़ा इसको माना हुआ था, अलग इसका सेक्शन बनाया था वोट्स के लिए कि हो सकता है ये 10 20 30 40 60 40 जीत जाए। बट जब रिजल्ट आए तो 4 ही जीते, वो भी 4 पंजाब से, दिल्ली से। इसलिए मोदी लहर की वजह से, पता है ना, दुनिया में बहुत चीज़ें उखड़ जाती हैं। जितने वो भिखारी वोट्स होते हैं 20% वाले, वो कैसे न कैसे करके उन्होंने राष्ट्र के लिए वोट किया। हिंदूवादी और राष्ट्रवादी लोग थोड़ा ज़्यादा दिल्ली में वोट कर गए और मुस्लिम्स एंड सिख्स पे थोड़ा भारी पड़ गए, सीधी सी बात है। भाई देखो, मैं सीधा रिलीजन के इसलिए नाम लेता हूँ बिकॉज ये फैक्ट है। क्या तुम वोट करते हुए, अगर तुम मुस्लिम और सिख हो, तुम खुद डिसाइड करो अपने मन से कि तुमने किसे वोट किया। तो मैं अगर रिलीजन का मेंशन कर रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें भी खुद को पता है कि तुमने किसे वोट किया है। ठीक है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक कॉमनल, इट्स अबाउट एनालिसिस ऑफ थिंग्स। कॉमनल तो वो होता है जो दूसरी कम्युनिटी को गाली दे, ये बोले वो बोले, आप कॉमनल नहीं है, पर कूल है, चलने हैं, चीज़ों को समझ के बात करते। एंड देन कम्स ये जो सारा वोट 30 40 45% का जो शिफ्ट हुआ, फिर केजरीवाल के वो जो झूठे वादे, मतलब साला बोलेगा एजुकेशन अच्छी हुई, पता चलता है कि इसके बच्चे टिकटॉक वीडियोस बना रहे। तो तुमने एजुकेशन अच्छी कर ली तो ऐसा क्या हो गया, कोई आईएएस यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने लग गया दिल्ली के बच्चे? कैसे पता है कैसे चलता है? और तुम्हारे एनजीओज़ के या तुम्हारा पीआर इतना स्ट्रांग कि नेल्सन मंडेला तक को बुला रहे हो, और नेल्सन के बाद जो था यूएन चीफ, उसको तक बुला बुला पा रहे हो अपने स्कूल्स में। फिर 2.5 साल से तो चलो बंद है, तुम्हारे स्कूल तो अच्छे हैं बुरे हैं वो तो कोई चलो जानता नहीं। हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक का तो शो ऑफ था, क्योंकि जब बात आई दिल्ली में हेल्थ केयर देने की तो एवरी मोहल्ला क्लिनिक फील्ड, कोविड टाइम्स में एवरीथिंग फेल्ड, द होल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मोहल्ला क्लिनिक फेल्ड, इट गॉट बस्टेड, नोबडी टॉक्स अबाउट मोहल्ला क्लिनिक एनीमोर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एनजीओज इस टाइप के लोग होते हैं, या फिर ये जो एजुकेशन की बात करने वाले लोग होते हैं या कम्युनिस्ट होते हैं, ये बात एजुकेशन इनका चोगा होता है या लिबरलिज्म इनका चोगा होता है, पर यही सबसे बड़े पावर हंग्रीज होते हैं। जैसे कि मैं कितनी वो शेखर वगैरह के फैंस को देखता हूँ, विब ग्योर वाली, मतलब होता है ना सतरंगी, वो गे लेस्बियन ट्रांसजेंडर कलर्ड लोगों की वो टोपियाँ टी शर्ट्स डाल के घूमते हैं। तो मैं पूछता हूँ ये कहाँ का था, क्यूबा वगैरह का था? मैं पूछता हूँ जिस कंट्री का ये था, क्या उस कंट्री में होमोसेक्सुअल्स को फ्रीडम है? वो कहते नहीं। तो सारा टी शर्ट क्यों डाल के बैठा है?
तो एक्चुअल में लोगों को लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी वैसी है, फ्रीडम वाली है, बट वो एक्चुअली उतना ही ज़्यादा कंट्रोल करती है, चाहे चाइना में देख लो चाहे कहीं पे भी देख लो। चलो अपना केजू पे बात हो रही है, केजू पे बात करते हैं। तो केजू, अब बात है कि केजू खुद से कैसा आदमी है। केजू है बिल्कुल ठग मक्कार आदमी। ये आपको सही लगने वाली बात करेगा, और अब तो बिल्कुल मजाक बन चुका ही है। जैसे इसने गुजरात के चुनावों में बोला कि हिंद के गणपति एंड इनकी फ़ोटो लगा दो। पंजाब के चुनावों में बोलना ये बात, जहाँ तो उन्हें अम्बेडकर और उनकी फ़ोटो लगाई है, भगत सिंह की लगाई है। पंजाब भी तो तेरा राज्य है, वहाँ पे क्यों नहीं लगा देता गणेश और लक्ष्मी की? क्यों, अच्छा नहीं लगेगा क्या? और अम्बेडकर का नाम तो भाई पता चल गया कि जितने भी SC STs हैं उनकी वोट चाहिए तो अम्बेडकर की फ़ोटो लगी हुई है। अब भगत सिंह को तो पता ही है, कम्युनिस्ट ही ज़्यादा पुश करते हैं, क्योंकि भगत सिंह हैड अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अब भगत सिंह, यस, ही सेक्रीफाइस्ड फॉर द कंट्री, बट उसके साथ साथ हज़ार और लोगों ने सेक्रीफाइस किया। और किसी भी लड़के की अगर 18-19 साल की उम्र में, क्योंकि 21 साल में तो वो जेल चले गए थे, और 18-19 साल की उम्र में अगर कोई आइडियोलॉजी डेवलप होती है, चाहे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है चाहे कोई भी हो, तो वो मच्योर नहीं होती। चीज़ें मतलब 30-40 साल के बाद मच्योर होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी फाइनल आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट थी। मतलब हो सकता है 4-10 साल की थोड़ी और पढ़ाई करते तो चीज़ें और भी इवॉल्व होती। ही मस्ट हैव चेंज्ड आइडियोलॉजी एंड समथिंग लाइक दैट। या फिर ऐसा नहीं है कि ही वॉज द इकलौता, क्या कहते हैं, द पर्सन हु सेक्रीफाइस्ड। यार हज़ारों और ने सेक्रीफाइस किया, ऑलमोस्ट हर स्टेट के लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। बट होता है ना, किसी को एक को ज़्यादा पुश दिया जाता है फॉर सम पॉलिटिकल बेनिफिट्स। एंड ठीक है, तो केजू यहाँ हिंदुओं की बात करेगा कि, और पूरा मुसलमानों का तो भाई क्लियर है, अगर भाजपा को रोकना है तो केजू को लाना है दिल्ली में। और ये बात तो उसके MLAs MPs भी बोल रहे थे। और केजू ऐसा ठग आदमी है कि आज तक वो किसी काम को करवाने के लिए 25 करोड़ देगा और उसके प्रचार में 500 करोड़ के पोस्टर्स लगाएगा। ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके मतलब एडवर्टीजमेंट्स में खर्चा होता है। मोदी जी का भी होता है। मोदी का तो मैं ये बोलूँ, गैस सिलेंडर वो देता है औरतों को 150 एक एरिया के, और वहाँ पे BPCL के वो मतलब या हर जगह वो होर्डिंग्स लगी होती है। बट यार मोदी के पास तो लाख करोड़ रुपया है ना यार। मोदी अगर 500,000 10-20 हज़ार करोड़ की कर भी दे एडवर्टीजमेंट, ताकि लोगों में जागरूकता है, तो उससे कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि उसको पास 2-4-5 लाख करोड़ है उतना फंड खर्च करने को पब्लिक के ऊपर। तो मोदी से और केजरी का कंपेन नहीं कंपेयर हो सकता, पर होता है। केजू का कंपेन बहुत हैवी है, बाकी उसके मिनिस्टर्स का करप्शन, चाहे वो छिछोदिया हो, चाहे वो टकला हो कोई, या एक जो जेल में है सत्येंद्र हो, कोई भी हो। भाई सत्येंद्र तो लगता ही करप्ट है। तो हो सकता है उसके मतलब वो सब हो सकता है, क्या वो तो सब मतलब करप्ट है, तभी इस तरह की मतलब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। एंड देन कम्स कि केजू का पर्टिकुलरली है कैसा आदमी है। तो ज़रा हम इसकी तस्वीरें देख लें। एक ना एक घिनौनी सी, अरविंद केजरीवाल नहीं लिखना है, केजरीवाल लिखना है, या केजरीवाल